जिले के रेत खनन को लेकर कारोबारी आमने सामने आ रहे हैं। इस मामले को लेकर जिले में राजनीति भी गर्मा रही है। वर्तमान ठेकेदार खनन को लेकर लॉकडाउन में लोगों को रोजगार मुहैया कराने और अधिक कीमत में ठेके लेने की बात कहकर वैध रूप से खनन करना बता रहे हैं, जबकि इसे लेकर पूर्व जनप्रतिनिधि लगातार रेत के अवैध उत्खनन के आरोप लगा रहे हैं। रेत के उत्खनन को लेकर पूर्व में उनके समर्थकों ने विवाद की स्थिति उत्पन्न की थी। मामला थाने पहुंचने के बाद रेत व्यापारी राजेश पाठक व संजय कछुआ ने इस मामले में सफाई देते हुए प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बताया कि अवैध रूप से रेत खनन करने वाले लोग दबाव बनाने के लिए खनन व परिवहन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। स्वीकृत खदानों में खनन नहीं करने दिया गया है, तो इसे लेकर प्रशासन व शासन से सुरक्षा की मांग की जा रही है। 85 करोड़ में ठेका लिया गया है, रोजगार भी दे रहे हैं, फिर भी हम माफिया कहला रहे हैं। वार्ता के दौरान रेत ठेकेदार राजेश पाठक संजय सिंह कछुआ ने बताया कि रेत से सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इसके लिए 6 करोड़ के ठेके को 85 करोड़ में लिए हैं और लॉकडाउन के दौर में एक रेत खदान में करीब 500 मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग अनावश्यक रूप से सही काम को लेकर गलत ठहरा रहे हैं। उन्हें रेत माफिया बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ऐसा करने वाले वे लोग हैं जो लीगल रूप से नहीं बल्कि चोरी की रेत से अवैध व्यापार कर रहे हैं। वार्ता के दौरान रेत ठेकेदारों ने बताया कि लीगल तरीके से रेत के ठेके लेने के बाद ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है कि रेत ठेकेदारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। आगे राजेश पाठक ने कहा कि जिस व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दरअसल मैं उस इंसान को जानता तक नहीं और पहचानता नहीं। मैं आज तक उससे कभी मिला नहीं, फिर भी न जाने क्यों मेरे ऊपर ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी तह तक जाए और जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सारे निराधार हैं। इस वीडियो की पूरी जानकारी लेकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी अजय मिश्रा जी ने बताया, हम सब लोग गणेश जी के पर्व चल रहे हैं, पावन दिवस चल रहे हैं, उस समय यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। हमारी इच्छा थी, बहुत समय से हम लोग मिले नहीं थे, आपस में बहुत समय से चर्चा नहीं हुई थी। तो अपने मन में ख्याल आया कि हम लोग बैठ के एक दूसरे से अपने विचार साझा करें। और जैसा कि आप देखे होंगे कि राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता हम विगत कई वर्षों से कई बार यहाँ करा चुके हैं। हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों न एक बार बालाघाट के धरती पर राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तो हम सब लोगों ने सलाह किया, हम ऊपर अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से भी संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भी संपर्क में हैं। तो हम लोग शीघ्र ही उसका एक जब डिसीजन में पहुंच जाएंगे तो आपको पूरी रूपरेखा के बारे में उसकी जानकारी दी जाएगी। और हमारी कोशिश होगी कि एक बार बालाघाट ज़िले में पूरे प्रदेश की सीनियर महिला कबड्डी की खिलाड़ी आएँ। और इस समय गेम्स चल रहे हैं, हमारे देश से तमाम टीमें हर क्षेत्र की खिलाड़ी गए हुए हैं। तो हम सब लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम कामना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे देश को मिले और बाहर से हमारे देश में जो तमाम खेल और खिलाड़ी स्पर्धाएँ अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है और बहुत सारे मेडल लेके आए हैं। तो जो टीमें गई हैं विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने हमारे देश से, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे देश को मिले, हमारे देश का नाम हो, तरक्की हो। प्रमुख रूप से यही उद्देश्य था और आपसे चर्चा करने का उद्देश्य था कि हम सब लोग बैठ के एक साथ फिर खाना खाएं, क्योंकि 2, 4, 5 महीने 6 महीने हो गए लगता है हम लोग आपस में बैठे भी नहीं थे, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है।
बहुत सारी चीज़ें मीडिया में, सोशल मीडिया में चलती रहती हैं। आप लोगों के मन में भी कौतूहल रहता है। बहुत लोगों ने मेरे से बीच बीच में प्रश्न किए कि ये इस तरह का चल रहा है, सोशल मीडिया में इस तरह का चल रहा है। तो एक एक आदमी को जवाब देने के बजाय यहाँ सब लोग रहेंगे, जो चीज़ पूछेंगे उसका हम समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों एक वीडियो भी चल रहा था जिसमें कि युवक आपके आरोप लगा रहा है कि वो आपको उससे जानकर करता है। इस तरह के जो मुद्दे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसके बारे में आपने बोला कि कुछ जनप्रतिनिधि भूतपूर्व ही सही, तो पहली बात तो जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं पूरे ज़िले में, मुझे लगता नहीं कि ऐसे किसी काम में ऐसे लोग संलग्न हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता वोट दे के जिताती है, वो सारे के सारे लोग जनता के काम में लगे रहते हैं। उनको चिंता रहती है कहाँ की सड़क टूटी है, कहाँ का पुल टूटा है, कहाँ की पुलिया टूटी है, कहाँ बिजली नहीं आ रही, कहाँ सरकार की योजनाएं चल रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही। लेकिन आप पिछले 3-4 बरस से देख रहे होंगे, व्यवसाय तो हम कर रहे हैं पिछले 30-35 साल से, लेकिन 3-4 साल से आपके भी मन में आ रहा होगा कि 2-3 ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने पिछले 20-25 साल से लगातार ठुकराया हुआ है। जनता उनकी बात को अच्छे से समझ रही है और आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हो। उनमें से एक आध को तो आपको मालूम है, हमने बता ही दिया कि इंटरनेशनल किस्म के हैं ब्लैकमेलर। अब उनके साथ कोई आदमी एक संगठित गिरोह टाइप बना ले तो मैं तो यही कहूँगा कि वो सारे लोगों का व्यक्तिगत हित नहीं पूर्ति हो रही। आप अगर पता करोगे तो मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं कहता हूँ पूरे देश में सबसे सस्ती रेट आनंद बाबू हमने बालाघाट में उपलब्ध कराई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना काल में लोगों को रोज़गार जब नहीं मिल रहा था, अधिकतम लोगों को रोज़गार मिला। तमाम हमारे ट्रैक्टर वाले जो गरीब लोग किस्त से ट्रैक्टर उठाते हैं, उनकी किस्तें पटी, तमाम उनमें जो रोज़गार में काम में लगे रहते हैं, वैसे हज़ारों लोग काम में लगे। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चाहते हैं कि हमको इधर बैयर क्षेत्र का पूरा हमको दे दो, या हम काम करने लगेंगे, हमको कमीशन एजेंट बना लो, हमको इतना पैसा देने लगो। तो वो चीज़ जिसकी नहीं पूर्ति हो पा रही, या पर्सनल कोई आदमी बोलता है मुझे हिस्सेदारी दे दो, वो भी पैसा नहीं लगाऊंगा। बाकी और जो लोग हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से परिचित हो गए, किसी का नाम लेने की ज़रूरत मैं समझता नहीं। अब आपने बोला कोई वीडियो चल रहा है, मुझसे उसको जान का खतरा है, तो ना तो मैंने, आप ये समझो कि हम करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को लिखा पढ़ी में दिए आनंद बाबू पिछले 3 साल। रेत का जो अवैध उत्खनन और परिवहन ये करने की हमको इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमारी करोड़ों रुपए की रॉयल्टी एक नंबर की मतलब लैप्स हो जाती है, जिसको हम खपत नहीं कर पाते। तो हम वैध रॉयल्टी को खपत नहीं कर पाते, जिसमें हमको 2 पैसा मिलने वाला है, हमको अवैध काम करने की ज़रूरत नहीं। मुझको जो जानकारी है, ये जो वीडियो चलाते हैं या ये बीच बीच में ये सब वातावरण फैलाते हैं, कुछ लोग वहाँ ट्राइबल क्षेत्र में जाके बोल रहे हैं कि ये रेत सरकार की नहीं है, उनको भ्रमित करते हैं भोले भाले लोगों को। क्यों भ्रमित करते हैं? कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है, उनको उनसे मतलब नहीं है। वो भ्रमित करते हैं कि ये रेत सरकार की नहीं है, ये तो आपकी है। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर का आदमी आए तो यहाँ लड़ाई झगड़ा कर लो, तो उससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए जिला प्रशासन को हमने एक नहीं कम से कम 100 लेटर 50 लेटर दिए बीच बीच में 3 साल में कि अवैध उत्खनन में रोक लगाई जाए। और पता लगता है अवैध उत्खनन करने वाले कौन हैं? करने वाले इसी टाइप के लोग हैं जो ये फर्जी वीडियो चला रहे हैं। वीडियो में जो भी है, ना तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, ना आज तक मैं उससे मिला हूँ, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि का जब पता किया मैंने तो पता लगा कि ये भी उस अवैध उत्खनन करने वाले गिरोह का सदस्य है। और उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनके इशारे पे इस तरह के फर्जी वीडियो समाज में एक वातावरण बिगाड़ने के लिए, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए इस टाइप के वीडियो चलाए जा रहे हैं। वो वीडियो कहीं से भी सत्य नहीं, पूरी तरह से निराधार है। उस महाशय से ना आज तक मैं कभी मिला हूँ। एक तो मैं कभी किसी घाट जाता नहीं हूँ, मेरे से किसी जान को क्यों खतरा हो जाएगा। मेरे खिलाफ आज तक कोई एक भी झापड़ मारने का केस नहीं है। और माफिया वो लोग कहते हैं जिनके किसी के 70 केस, किसी के 30 केस ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्टों में। तो माफिया कौन होता है? माफिया की परिभाषा पूछ लो आप लोग उनसे, जो बार बार बोलते हैं हम तो सरकार के नियमों के तहत,
सरकार के जो नियम कानून है उसके तहत सरकार को राजस्व देगी। इसके बाद आपने देखा होगा कि पिछले 3 वर्ष में तमाम प्रधानमंत्री आवास के लोगों को जरूरत थी। शास्त्री जी ने बोल दिया या किसी ने, शर्मा जी ने बोल दिया या किसी ने और किसी सरपंच और पंच जी ने बोल दिया कि तमाम अपने भारत सुवरे सब बैठे हैं उधर खैलानी की तरफ से देवी लीलारे, ये सब लोग बोल दिए कि भैया ये यहाँ पंचायत में लगना है, प्रधानमंत्री आवास में लगना है, लोगों को बहुत ही कम रेट में सबको रेत उपलब्ध कराए। कहीं मंदिर बनना है, कहीं कुछ बनना है, कहीं धार्मिक कार्य होना है, कहीं सामाजिक कार्य होना है। इन सब कार्यों में आप देखते होंगे कि हम लोग पिछले 35-36 साल में हमेशा उसमें लगे रहे। चाहे कोरोना का काल आया हो तो आपने देखा होगा लोग बोलते हैं फर्जी है। हमने 40 लाख रुपए का ताइवान से वहाँ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा के जिला प्रशासन को सौंपे, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। खैरी पटाखा कांड हुआ, जमुनिया बांध टूटा था, ताम्रकार जी गवाह हैं, उस समय साथ में रहते थे। तो हमारी प्रवृत्ति रही है सोशल वर्क करने की, और लोगों की इच्छा ये है कि हमको बिना कुछ लगाए हमको पैसे मिलने लगे या हमारा कुछ स्वार्थ पूर्ति हो जाए, इसलिए इस तरह के फर्जी वीडियो वाले ढूंढ के चला देते हैं। अब बताइए, जिस आदमी को मैं जानते नहीं हूँ, जिससे आज तक मेरी मुलाकात नहीं, जिससे मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, जिसका कोई ये व्यवसाय नहीं, तो सिवाय ये अवैध काम करने के अलावा या उसकी निजी स्वार्थ पूर्ति के अलावा क्या हो सकता है। अगर आप उनसे पूछें जनप्रतिनिधियों से कि भाई आप लोग जनता का क्या काम करते हो पिछले 3-4 साल, अभी देखें आज वहाँ तमाम गांव के गांव में बाढ़ आई हुई है। वहाँ बोनकट्टा में मुझे पता चला कि वहाँ 1 साल से लोगों के लिए रास्ता निकलने का नहीं, तो रास्ते को देखने नहीं गए। अब गांव वाले बेचारे पता लगा बताए कि वो लोग, हम लोग रास्ता निकलने के लिए रेट डाल रहे थे, वहाँ भी जाके बोल दिए राजेश पाठक हो जाए। तो आखिर ऐसी चीज़ों का, मनगढ़ंत बातों का जवाब मैं कहाँ तक देता रहूँगा। अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरे आज तक हमने 3 साल 4 साल से 10-15 साल 20 साल हो गए काम करते, एक भी हमारे खिलाफ कोई अवैध उत्खनन का केस नहीं। और फिर सरकार ने आपको कहाँ पावर दे दिया कि आप कहीं भी पहुँच जाओ, कहीं भी लड़ाई झगड़ा करने लगो या कहीं किसी को बरगलाने लगो। आपने सोशल मीडिया की बात करी, वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं उससे व्यक्तिगत छवि भी खराब होती है, व्यवसाय में भी असर पड़ता है और वातावरण भी शहर का खराब होता है। तो ऐसे जो वीडियो वायरल होते हैं इनके खिलाफ आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, शिकायत क्यों नहीं? ठीक बात है, इसमें जो लीगल कार्रवाई होगी अपन उसको करेंगे। सही आपने प्रश्न घूमा है कि वाराणसी के जो विधायक है प्रदीप जायसवाल जी, हाँ, उनके साथ आपका मनमुटाव चलता था, वो शॉर्ट आउट हो गया तो अभी चल रहा है? नहीं, पहली बात तो अपन सिद्धांतों वाले हैं, अपना कोई मनमुटाव व्यक्तिगत या किसी से कोई झगड़ा या फसाद ऐसा नहीं है। अब कोई आदमी मान सम्मान और कोई बात आएगी तो जो स्थिति उस समय थी वही स्थिति आ जाए। अपना कोई जर जोरू जमीन का झगड़ा तो है किसी से। और राजनीतिक बातें हैं, हम भी समाज में रहते हैं, हम भी, हमारी भी राजनीतिक इच्छा हो सकती है, हम भी उस पर कार्य करना आना चाहिए। टेंडर में उतनी डिटेल सबको पता नहीं रहती है। 15 लाख घन मीटर का गवर्नमेंट ऑक्शन करती है। अब लोग बोलते हैं कि नदी में गड्ढे हो गए या नदी निकल गए, तो 15 लाख घन मीटर रेत यदि निकलेगी तो गड्ढे तो होंगे, वो शासन को पहले सोचना चाहिए। दूसरी बात, मेरा एक सुझाव ये भी है कि जो रेत महंगी होने वाली बात आ रही है, तो इसमें शासन को टेंडर की बजाय लॉटरी सिस्टम रखना चाहिए कि शासन ने एक फिक्स अमाउंट रख दिया, उसके ऊपर लॉटरी हो जाएगी तो उसका रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में रेट बढ़ रहा है। अब रेट बढ़ रहा है तो कोई घर से पैसे तो देगा नहीं। नेचुरली जो एक माइक है ये 1000 रुपये का, यदि इसकी 4000 रुपये कास्ट हो गई तो ये 5 ही में बिकेगा। तो वो कुछ चीज़ें आमूलचूल परिवर्तन उसमें भी ज़रूरी है। फिर दूसरा, आप सब लोगों को भी, मीडिया एक्चुअली जनता की आईना होती है, आपको भी सोचना चाहिए कि जो लोग हल्ला करते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उनका स्वार्थ क्या है, उन्हीं को प्रॉब्लम क्यों है, और उनका बैकग्राउंड देखना भी ज़रूरी है। जो भी जिसका भी वीडियो आया, जिसको जान की खतरा है, तो आप लोग तो खोजी पत्रकार हो, आप उसका बैकग्राउंड पता चलोगे तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा रेत खोदने वाला तो वही आदमी था। अपने ज़िले में एक फैशन बन गया है, जिसको किसी चीज़ से फ़ायदा है तो वो चुप रह रहा है, जो नुकसान है तो वो हो रहा है। यदि रेत अभी तक नो डाउट मध्य प्रदेश में या देश में सबसे कम रेट में बालाघाट में ही थी, अभी टेंडर महंगा हुआ है। शासन को कुछ ऐसी पॉलिसियाँ लाना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी डंप बना दिया है, 600 रुपये ब्रास कर दिया, मतलब सरकार ही रेत बेच रही है।
वहाँ, बाकी लोग नदी से निकाल के रेत दे रहे हैं और गवर्नमेंट डिपो से रेत बिक रही है, उससे रेट कंट्रोल हो जा रहा है और अवैध वाली बात भी नहीं आ रही है। अब बेसिक चीज़ जो है अवैध उत्खनन या माफिया वर्ड जो भैया ने बताया, माफिया होता क्या है आज तक हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम शराब के भी काम कर रहे हैं, रेत के भी। हम शासन को पैसा दे रहे हैं तो माफिया है, जो कच्ची शराब बना रहे हैं वो अच्छे हैं, जो गांजा बेच रहे हैं वो अच्छे हैं। तो जो शासन को पैसा दे रहे हैं, और शासन भी क्या करे, पैसा चाहिए उसको फ्री में बांटना है सब कुछ। दुनिया भर की योजनाएं आ रही है, लाडली बहना हो या कुछ भी हो, तो आदमी के पास कोई चंदा लेने आ रहा है तो मैं अपनी क्षमता और सब अपनी क्षमता से चंदा देंगे। हमारी यदि आमदनी 20,000 है तो हम 2,000 दे सकते हैं। अब लेकिन जिसकी 2,000 आमदनी, उससे हम 20,000 की कल्पना नहीं कर सकते। तो सरकार भी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सरकार की मजबूरी है, सरकार के बहुत ही लिमिटेड तंत्र है जहाँ से वो पैसा निकाल सकते हैं। अब वो पैसा निकाल रही है। अब हम लोग को भी ये होना चाहिए कि सरकार से हम निवेदन करें कि आप कुछ मुफ्त की योजनाएं बंद करके जो ज़रूरी चीज़ है उस पर ध्यान दो। दूसरी बात, रेत का बहुत मैटर आता है। मैं समझता हूँ रेत कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है। सीमेंट और लोहे के रेट रोज़ बढ़ रहे हैं, बेहिसाब बढ़ रहे हैं, संगठित रूप से बढ़ रहे हैं। इस पे लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? भाई सीमेंट कंपनियां एक पूरा चैनल बना लेती हैं और रेट सीमेंट के जब चाहे तब बढ़ा देती हैं। रेत एक कंस्ट्रक्शन में ज़रूरी पार्ट है। किसी को भी, आप जितने बैठे हैं, आप अपना घर बनाना है तो बिना रेत के बना लोगे क्या? अब रेत निकलेगी तो नदी के अंदर से ही, और नदी में भी खोदेंगे हम यदि, तो उसका टेंडर तो हमको परमिशन कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तो हम अवैध कैसे हो गए? तो ये दिक्कत क्या जा रही है कि एक हल्ला हो गया है। कोई भी, जैसे सोशल मीडिया आजकल बहुत है, ग्रुप में लिखते हैं मनमानी, रेतें ख़त्म हो रही है, ये हो रही है। कहीं ना कहीं आप उनके पीछे जाओगे, चाहे हमारे वाराणसी के भी कुछ ज्ञानचंद लोग हैं जो रेत के बारे में लिखते हैं, उनका बैकग्राउंड देखोगे तो पहले रेत खोदने में सक्सेस नहीं हुए। अब सक्सेस इसलिए नहीं हुए कि एक पक्ष चाह रहा है पैसा देके सरकार को, और दूसरा पक्ष चाह रहा है कि उसको फुकट में खोदने मिल जाए। तो नेचुरली यदि जो सरकार को पैसा दे रहा है वो ऑब्जेक्शन तो लेगा। भाई आज 85 करोड़ में बालाघाट जिला गया है, मतलब शासन को एक साल में 85 करोड़ रुपए मिलेगा, और ये 15 लाख घन मीटर एक साल में खोदना है। और जो 37 करोड़ में चल रहा था उसमें भी 5-7 करोड़ की रॉयल्टी बच गई, जो लैप्स होगी, जो आप RTI से निकालोगे तो आपको ऑन पेपर मिल जाएगी कि इतनी रॉयल्टी नहीं उठी। तो जब रॉयल्टी लैप्स हो रही है तो खोदने का और बिना उसके तो कोई मैटर ही नहीं है। आप 85 करोड़ में कितनी रॉयल्टी? 15 लाख घन मीटर ही सरकार ने फिक्स किया है। लॉस कितना होगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को कहाँ लॉस हो रहा है? गवर्नमेंट को 85 करोड़ पाली भाई, गाली खाने के लिए ठेकेदार बैठा है ना। जब आप खोद ही नहीं पाओगे तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप क्वांटिटी तो 15 लाख घन मीटर फिक्स करो, लेकिन उस पर टेंडर मत कराओ, उस पर आप लॉटरी करो, तो वो कीमत जो है 250 रुपये फिक्स हो जाएगी। अब जिसको मिलेगा, लेकिन लोगों को कम में मिलेगी। तो सरकार भी क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, लेकिन बदनाम ठेकेदार होता है। नहीं, सरकार